तो हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी में से एक क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ये एंगल है 40 डिग्री और ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आपको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, कितनी इमेजेस बनेंगी? दिखाई दे रहा है सभी को? ये थोड़ा बड़ा लिखो, सभी को दिखाई दे रहा है? ये बड़ा लिखो। हेलो, दिख रहा है सर। ओके, चलिए बताइए तो क्या आएगा? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म में कितनी इमेजेस फॉर्म हो रही है बेटा? 5। 5। ओके, कौन सा मेथड से किया? सर आप चिपक रहे हो, बहुत क्रिस चिपक क्रॉस। रहे हो। हाँ, आपने कल चिपक रहे हो सर आप। देखो यहाँ पे एक तरीका ये है जो मैंने आपको बताया था, n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। और थीटा कितना है? 70 है, तो 360 बाय 70 आप करोगे तो क्या आएगा? ये क्या इंटीजर नंबर आ सकता है? 360 बाय 70 करोगे तो क्या इंटीजर नंबर आ पाएगा यहाँ पे? नहीं सर नो। जब इंटीजर नंबर नहीं आ पाएगा तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? No. So we cannot use this method in this case. Why? Because n जो है वो आपका इंटीजर नहीं आ रहा है, n is not integer. ठीक है, तो हम दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं जो हम लोगों ने स्टडी किया है, which is easy 30 40। कितना आएगा यहाँ पे? 100। यहाँ पे कितना आएगा? 110। यहाँ आएगा 170 और यहाँ आएगा 180। क्या 180 को लेना है या नहीं लेना है? नहीं क्या 180 को लेना है या नहीं लेना है? नहीं लेना। नहीं लेना। राइट, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितना आएगा? दैट 5 इमेजेस कैन बी फॉर्म। कितना? 5 images can be formed। क्लियर है यहाँ पर? सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। नाउ वी विल स्टडी स्फेरिकल मिरर। इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो अभी तक हमने जो स्टडी किया बेटा, इट वाज ऑल अबाउट प्लेन मिरर्स। इसके बारे में स्टडी किया है, प्लेन मिरर्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर। इसके बारे में स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, नीचे लिख देता हूं। spherical mirrors। अब यहाँ पर देखिए स्फेरिकल मिरर्स में जस्ट अ मिनट, चलिए देखिए नाउ स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, स्फीयर क्या होता है? तो देखिए ये एक स्फीयर है, जब इस स्फीयर को कट कर, रिंग नहीं है ये ध्यान रखना, इट्स नॉट अ रिंग, इट्स अ स्फीयर। ठीक है,
तो जब एक स्फीयर है, मतलब कि गोला जिसे हम कह सकते हैं, एक स्फीयर है, इस स्फीयर में से हम क्या बना सकते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। तो कैसे बनता है स्फेरिकल मिरर? अगर मान लीजिए इस स्फीयर की अगर इस साइड को मैं सिल्वरिंग कर देता हूं, मतलब कि एक इस तरीके का कोटिंग कर देता हूं जिससे कि रे उस तरफ न जा पाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, सिल्वरिंग। क्या करना है हमें, सिल्वरिंग कर दिया, उस पे कोटिंग कर दिया, वन टाइप ऑफ, ठीक है। तो यहां पर मैं जब इसे कट करूंगा यहां से, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इट लुक्स लाइक दिस, यस और नो। ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आप सभी ने, कॉनकेव। कॉनकेव। और ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। ये कौन सा मिरर है, दिख रहा है क्या आपको? ये यहां पर सिल्वरिंग किया हुआ है, इस तरफ दिख रहा है, हेलो, दिख रहा है बेटा? यस यस। तो ये कौन सा मिरर है, ये दोनों ही कॉनकेव। कॉनकेव मिरर्स है। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर्स। अब यहां पर देखिए, आपको याद रखने के लिए एक तरीका बताता हूं। कॉनकेव मिरर्स मतलब कि कॉनकेव मिरर्स में केव जैसा शेप बन जाएगा, गुफा जैसा, राइट। तो आप देखो, अगर आप ऐसे रखोगे तो क्या ये केव बनी, राइट, तो ये आपका कॉनकेव हुआ। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अगर केव सरफेस है, मतलब केव शेप में है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉनकेव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट क्या आ गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दिस इज कॉनकेव। क्लियर है? आगे देखिए, अगर इस मिरर की अंदर की साइड को सिल्वरिंग किया जाए, या जिसे हम कहते हैं कोटिंग किया जाए, ठीक है, और यहाँ पर इसमें अंदर की जो सरफेस है उसको कोटिंग कर दिया जाए, तो अब बताइए ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स। ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स। ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। तो लगाइएगा सवाल में, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. हाँ सर। यस। अच्छा, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ टर्म्स आती हैं, उन टर्म्स को हम समझते हैं। आपको ये तो पता चल जाएगा कि कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, लेकिन ये जो हमने सिल्वरिंग किया, तो यहाँ ये जो सेंटर है बेटा, ये जो सेंटर है इसे क्या कहते हैं, ये जो स्फेरिकल मिरर, ये स्फीयर है, इस स्फीयर का ये जो सेंटर है, बिकॉज़ ये जो मिरर हमने बनाया, ये मिरर बना किससे है, स्फीयर से बना है। दैट मींस ये जो सेंटर है इसे हम क्या कह सकते हैं, इस सेंटर को क्या कह सकते हैं,
हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, Center of सेंटर ऑफ curvature. कर्वेचर इसे कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो क्लियर है? और सेंटर से ये जो दूरी बन रही है जिसे हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे क्या कहेंगे? Radius of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो मिरर्स है, इस मिरर्स के अंदर एक और चीज है, जैसे ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस मिरर पे एक रे ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है, इस पॉइंट को मैं P नाम दूंगा। क्या नाम दे रहा हूं? P। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? पोल। क्या कह सकते हैं इसको? पोल। क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, यस sir. सर, देखिए, यहाँ पर एक इस तरीके से मैंने मिरर कंसीडर किया है, और ये जो पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, क्या कह सकते हैं? मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जिसको मैंने P नाम दिया है, जिसे हम कहेंगे पोल। क्या कह सकते हैं? पोल। और ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो सेंटर है, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से लेके पोल तक का ये जो डिस्टेंस है, इसे हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड द रे, ये जो लाइन बन रही है, एंड द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, मतलब हम ये कह सकते हैं रे which is connecting the center of curvature and the pole, इसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे इस लाइन को? ये जो लाइन बन रही है बेटा, इस लाइन को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर है? Yes, The yes, sir. line which is passing through the center of curvature and the pole is called principal axis. ठीक है? And the midpoint of the sphere, मतलब midpoint होता है ये जो हमने जो कर्व यहाँ पे लिया है मिरर का, ठीक है, उसमें ये जो midpoint है, उसे हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है? अच्छा, अब समझो एक चीज इसके अंदर। मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पर हमने पोल को मिड पॉइंट पे ले लिया, ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके का स्फीयर दिया हो, तो इस केस में आप पोल को कहां पर लेंगे? यहाँ पर लेंगे पॉइंट ए पे, या यहाँ पे लेंगे पॉइंट बी पे? आप कहां पर लेंगे पोल को, बताइए जरा। मिड, यहाँ पर जो पोल की मैंने बात की, उस पोल को आप कहां पर लेंगे? पॉइंट ए पे लेंगे या पॉइंट बी पे लेंगे? जल्दी बताओ। कहां पर आएगा मिड पॉइंट इसका? ए पे या बी पे? सर वो लाइन ड्रॉ की है वो प्रिंसिपल एक्सिस है आपने? प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वहां पे करेगा। देखिए, ये जो पोल हम लेते हैं बेटा,
ये पोल एक ऐसा पॉइंट होता है और हमें इस तरीके से चूज करना होता है मिरर पे, जहां से कि हम मेजर कर सके ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, ये जो पोल मैं बता रहा हूँ, ये पोल हमें एक ऐसी जगह लेना होता है जहां से हम ऑब्जेक्ट या इमेज जहां पर भी हमें मिल रही हो उसका डिस्टेंस हम इजीली मेजर कर सकें, इसलिए पोल यहाँ पर आ रही है। जनरली केसेस के अंदर मिड पॉइंट ही मिल जाता है आपको पोल, इसलिए मिड पॉइंट कहा जाता है, बट इट इज जनरली मतलब 95% केसेस में ऐसा होना पॉसिबल है, 5% केसेस में ऐसा हो सकता है। फिर मिड पॉइंट बोलिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही क्लियर है मिड पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, मतलब पोल की कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ से करोगे, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। पोल एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस है उसे आप इजीली मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पोल चूज करना होगा। पोल क्लियर है यहां तक? क्लियर है बेटा? Yes. अब एक और चीज समझो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक स्फीयर का यूज करके उसको कट करके और फिर हमारा ये मिरर बनेगा। तो मान लीजिए मैंने इसे यहां से कट किया, ठीक है, तो ये कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये कुछ ऐसा बनेगा? बताइए, यस और नो? Yes. ऐसा बनेगा, हाँ राइट? अब यहाँ पर जो सेंटर है, इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये आपका क्या है? तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। वो क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, और ये जो दूरी है बेटा, ये डिस्टेंस जिसे मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल आर से। देखिए, तो ये कैपिटल आर तो हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो स्मॉल आर मैंने बनाया यहां से मिड पॉइंट तक, ये क्या है आपका? इसे क्या कहेंगे? ये आता है रेडियस ऑफ अपर्चर। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ अपर्चर। बोलो, आएगा समझ में? तो यहाँ पर हमें दो चीजें समझ में आई। पहली चीज तो ये कि स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो रिप्रेजेंट करेगा रेडियस ऑफ अपर्चर, मतलब कि रेडियस ऑफ अपर्चर जिस मिरर का ज्यादा होगा वो मिरर की साइज बड़ी होगी। यस और नो? अगर कोई कहे कि मिरर ए का रेडियस ऑफ अपर्चर 5 सेंटीमीटर है और कोई कहे रेडियस ऑफ अपर्चर मिरर बी का 10 सेंटीमीटर है, तो कौन सा मिरर बड़ा है? अगर कोई कहे रेडियस ऑफ अपर्चर ऑफ मिरर ए इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अपर्चर ऑफ मिरर बी इज 10 सेंटीमीटर, तो आप इस बात को समझ के क्या कह सकते हैं कि कौन सा मिरर बड़ा होगा, ए या बी? बी। बी। तो यहाँ पर हमारा ये कंक्लूजन होता है रेडियस ऑफ अपर्चर के लिए, रेडियस ऑफ अपर्चर रिप्रेजेंट्स हाउ बिग द मिरर इज। क्या पता चलता है रेडियस ऑफ अपर्चर से? दैट हाउ बिग द मिरर इज। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम रेडियस ऑफ अपर्चर, हाउ बिग द मिरर इज। कहां से पता चलता है? रेडियस ऑफ अपर्चर। बोलो, आई बात समझ में? दूसरा देखो, कैपिटल आर,
ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स हाउ मच कर्व द मिरर इज। क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो मिरर है वो कितना ज्यादा कर्वनेस है उसके अंदर। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका बड़ा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका बड़ा होगा, क्या कर्वनेस उसमें ज्यादा होगी कि कम होगी? बताइए। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ रहा है? आर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। It represents how much curviness it shows. Curviness in a mirror. तो आप बताइए, अगर मैं ये कहूं that radius of curvature of mirror A is 5 centimeter and radius of curvature of mirror B is 12 centimeter, ठीक है? तो कौन सा ज्यादा मुड़ा होगा? कर्व का मतलब मुड़ा कौन सा वाला ज्यादा मुड़ा होगा? ए वाला या बी वाला? बताइए कौन सा ज्यादा मुड़ा होगा, ए वाला या बी वाला? जल्दी बताइए। जल्दी बताओ। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला? सर क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया सही। क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया? फिर से रिपीट कर रहा हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लो किसी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है 5 सेंटीमीटर और दूसरा मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 12 सेंटीमीटर। तो कौन सा ज्यादा कर्व होगा? कर्व नहीं मतलब कि ऐसे देखो 12 सेंटीमीटर वाला। 12 सेंटीमीटर वाला। एक ऐसा है, ठीक है, और एक ऐसा है। तो कर्वीनेस किस में ज्यादा है? जो बड़ा है उसमें कर्वीनेस ज्यादा है या जो छोटा है उसमें कर्वीनेस ज्यादा है? बोलो। भाई साहब समझ में नहीं आ रहा क्या? एक चीज है फोकस। क्या रह गया है? फोकस। तो देखो फोकस, फोकस कितनी होती है? फोकस कितनी होती है? ये तो पढ़ा है ना 10th स्टैंडर्ड में। फोकस कितना होती है? अरे जो फोकस होता है उसकी फोकल लेंथ होती है ना, वो कितनी होती है? r/2। r/2। ठीक। अब फोकस होता क्या है ये पता है आप सभी को? देखिए मैं इसको भेज देता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा ये मिरर है,
ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो सबसे पहली चीज, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में ये पोल है, ठीक है, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी एंड पैरेक्सियल होगी, कैसी होगी, पैरेक्सियल, तो वो रे कुछ इस तरीके से पास हो रही है, जिस पॉइंट से वो रे पास होती है, जिस पॉइंट से वो रे पास होती है उसी पॉइंट को फोकस, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। दूसरी चीज, अगर आप यहां पे देखें, मैंने, हाँ प्राची कुछ कहना है, ठीक है, No, sir. क्या कह रही हो, कुछ नहीं सर, वो फोकस ही बोलने वाला। चलिए, अब अगर मुझे ये एंगल पता है, ये एंगल मान लो मैंने ले लिया थीटा, क्या ले लिया, एंगल थीटा, ये आपके इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। सेंटर से नॉर्मल मैंने बनाया जिससे कि मुझे इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल मिल गया, ये एंगल थीटा हो गया। अगर इस फोकस से एक परपेंडिकुलर में यहां, मैंने क्या किया, ये जो फोकस है, इस फोकस से मैंने परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ठीक। तो अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। इसका मतलब देखो, क्या आपको यहाँ पे कॉन्ट्रेंट ट्रायंगल्स मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से, यस और नो, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे ट्रायंगल मिल जाएंगे, वो कैसे मिलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, यस और नो, राइट। तो ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, और ये कितना हो जाएगा, r/2, कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, बताओ पहले, है कोई डाउट, तो अब आप ये बताओ, ये आपका π/2 है, ये थीटा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है ये कितना हो जाएगा, 4, ये कितना होगा, सी से लेके F तक का डिस्टेंस, r/2 cos theta. r/2 Cos theta. cos नहीं आएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज है नहीं, नहीं हाँ सर cos नहीं आएगा, r/2 sec थीटा, Sec आएगा r/2 sec थीटा। अब ये बताओ कि यहां से लेकर और P पॉइंट तक, पोल तक, ये जो डिस्टेंस था वो कितना था, r, जिसमें से ये कितना आया, r/2 sec थीटा। अब कहानी तो ये थी कि आपका जो फोकल लेंथ आता था वो आता था r/2, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, पोल से लेके F तक ये जो डिस्टेंस है वो आपकी फोकल लेंथ f है। यहाँ पे क्या आ रहा है, f is equals to r minus r/2 sec थीटा, क्या आया, r minus r/2 sec थीटा। इसे f की जगह मैं x लिख लेता हूँ, आपकी फोकल लेंथ कितनी आ रही है यहाँ, x equals to r minus r/2 sec थीटा। बोलो ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई, सबसे पहले बताओ, यस और नो, यस।
Yes. sir. ओके अब यहाँ पे एक चीज समझो कि हमने फोकल लेंथ पढ़ी है अभी तक, तो हमेशा ये पढ़ी कि फोकल लेंथ जो है वो r/2 आती है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है, r/2 sec थीटा आ रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है? तो मैंने जब आपको ये स्टार्ट किया था पढ़ाना, उस टाइम पे आपको बताया था कि हम जो रेज ले रहे हैं, रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, rays are parallel to the principal axis and rays are paraxial. अब rays are paraxial का मतलब क्या होगा? paraxial का मतलब क्या होगा? rays are paraxial मतलब paraxial का मतलब क्या होगा? paraxial का मतलब ये होता है बेटा कि जब ये रे बहुत दूर से आती है, these rays are coming from distinct distance, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनाती है थीटा, this theta should be very small. This theta should be very small. Theta is very small. कोई आई बात समझ में? थीटा कैसा होना चाहिए बेटा? थीटा कैसा होना चाहिए? very small. छोटा होना चाहिए? यस और नो? सर हाँ बोलो। सर थीटा तो सर वो क्या बोलते हैं, मिरर पे डिपेंड करेगा ना? किस पे डिपेंड करेगा? मिरर पे नहीं करेगा डिपेंड? अगर मिरर कैसे? कुछ मिरर ज्यादा कर्व हुआ क्या मिरर? तो सर मिरर ज्यादा कर्व हुआ सर थीटा ज्यादा आएगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। जब रेस बहुत दूर से आती है तो एक रे नहीं आती, पहली चीज तो ये ध्यान रखो। इनफाइनाइट रेस आर कमिंग, और जब रेस बहुत दूर से आती है तो आपके पास आते आते ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है। मान लो कि अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे हमने एक बल्ब रखा हुआ है, तो ये हमारा बल्ब, इसमें से बहुत सारी रेस निकल रही है और यहाँ पर कहीं आपकी आईज है, ठीक है? तो जब ये आप तक पहुंचेगी तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगी। कैसे हो रही है? ऑलमोस्ट पैरेलल हो रही है, ठीक है? पैरेक्सियल रेस का मतलब होता है कि थीटा बहुत छोटा होना चाहिए। हो सकता है कि थीटा बड़ा भी हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा थीटा छोटा ही होगा, बड़ा भी हो सकता है बेटा। अगर थीटा बड़ा होगा उस केस में हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर थीटा स्मॉल है, थीटा कैसा है? स्मॉल है, तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, हम लिखते हैं sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, कैसे लिख सकते हैं? यस और नो? Yes. इसका मतलब क्या होता है? sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा मतलब sin 2 is equals to 2, is it like that? ऐसा होता है क्या? अरे sin 2 क्या 2 होता है क्या? नो सर। sin 2 क्या होता है? क्या लिखते हैं इसको? when we say theta is very small, so we write sin 2 equals 2 into pi by 180। हम इसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? रेडियंस में। बोलो आई बात समझ में? यस और नो? Yes. राइट? तो यहाँ पर अगर ये कहें कि sec थीटा, अगेन sec थीटा इज वेरी स्मॉल, तो sec थीटा इज अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले सकते हैं? थीटा। तो उस कंडीशन में अगर ये बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, ये sec थीटा अगर बहुत स्मॉल हो जाता है, तो हम उस केस में फोकल लेंथ क्या रखते हैं? r माइनस r/2, मतलब कि फोकल लेंथ उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगी?
दिस r by 2। बोलो अब आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर है बेटा? यस सर। ओके अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज समझिए। यहाँ पर मैंने ये तो बताया आपको कि द रेज व्हिच आर कमिंग and if they are making very small angles, so these rays are called paraxial rays. These rays are called paraxial rays. लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी रेज आ रही है जिसने एंगल बड़ा बनाया, अब आपको कैसे पता चलेगा सर छोटा एंगल कौन सा है, बड़ा एंगल कौन सा है? अगर मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के आसपास के एंगल्स अगर आ रहे हैं तो वी कैन कंसीडर देम एज अ स्मॉल एंगल। लेकिन अगर उससे बड़े एंगल्स दिए हुए हैं, इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर एज अ बिग एंगल, मतलब बड़ा एंगल मानना के आपको चलना है। जनरली क्या होता है कि एग्जाम में आपको अगर नॉर्मली कंडीशंस में हमें ये पैरेक्सियल मान के ही चलते हैं, बहुत रेयर केस के अंदर ऐसा होता है जब आपको थीटा बड़ा मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर थीटा ग्रेटर मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है वो देखिए। तो सबसे पहले चीज तो थीटा इज वेरी स्मॉल इन द केस ऑफ पैरेक्सियल, मतलब अगर थीटा छोटा है तो उसे क्या कहते हैं पैरेक्सियल, लेकिन अगर थीटा बड़ा होगा तो उस रेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेस। क्या कहते हैं? मार्जिनल रेस। इफ थीटा इज like in that case rays are known as marginal rays। कैसी रेस कहते हैं उसको? मार्जिनल रेस कहते हैं। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? मार्जिनल रेस, ठीक है। चलिए आगे एक चीज समझिए, एक क्वेश्चन से समझते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक रे है जो दूर से आ रही है, ये हमने कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितना? 3 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। सो आपको ये फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट में से जब रे टकराकर इमेज फॉर्म करेगी उस टाइम पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पर कट करेगी। क्या क्वेश्चन है कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा है इसमें से जब ये रे निकलकर टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस से जब ये पास होगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को जब ये कट करेगी उस टाइम पर वो जो कट करेगी वो कौन सी पोजीशन होगी, मतलब पोल से उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। फोकस 2.5। क्या कह रहे हैं शान? फोकस पे सर 2.5। 2.5 ओके, कैलकुलेट करके देखो एक बार, कैलकुलेट करके देखो। यहां से रे गई कुछ ऐसे, ये टकराए इस पॉइंट पे आया, ये एंगल थीटा बनाया, थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, तो ये एंगल थीटा मिलेगा, ये एंगल भी थीटा, ये भी थीटा।
बताओ क्या आएगा? ये दूरी निकालनी है आपको, ये दूरी कितनी है? जल्दी कीजिए। टू पॉइंट फाइव 2.5 ओके ठीक है। काव्या यस सर 2.5 कितना सेंटीमीटर आंसर आ रहा है? r/2 2.5 सेंटीमीटर। स्मिथ कर रहा हूँ सर। दिव्या हिमांशी चलिए देखिए क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले एक समझिए चीज, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 5 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 5। इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है कितना है? 5। ये 3 है तो क्या ये भी 3 होगा? यस और नो? और आप देख रहे हो कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है। तो यहां पर अगर हम लिखें कि sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5 लिख सकते हैं क्या? sin थीटा क्या आ जाएगा? 3/5। अगर sin थीटा 3/5 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? sin इनवर्स ऑफ 3/5। तो sin इनवर्स ऑफ 3/5 मतलब sin 37। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 37 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 37 डिग्री। बोलो क्लियर है यहां तक? अब बताइए क्या ये रे पैरेक्सियल रे है या मार्जिनल रेज है? ये रे पैरेक्सियल है या मार्जिनल है? बताइए। क्या ये जो रे आ रही है ये पैरेक्सियल है या मार्जिनल है? मार्जिनल। मार्जिनल है। क्यों? बिकॉज़ थीटा कितना मिल रहा है? 37 डिग्री। अगर मार्जिनल है तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा? x r minus r by 2 sec थीटा। क्या ये अप्लाई करेंगे? यस। तो r की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस r by 2 मतलब 5/2 sec 37। तो क्या लिखेंगे? 5 माइनस 5/2 sec 37 की वैल्यू कितनी होती है? 5/4 होती है। कितनी होती है? 5/4। तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 25/8 8 5 से 40 40 माइनस 25 15/8 सेंटीमीटर। ये आपका एक्स आएगा। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15.8। मतलब कि क्या ये 2 से भी कम होगा? क्या ये 2 से भी कम होगा? चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है? Anyone has any doubt in this? नो सर।
आगे देखिए, नेक्स्ट है मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें जो रेज आ रही, द रेज, दिस रेज आर पैरेलल। कैसी है रेज? कैसी है बेटा? क्या आपको दिखाई दे रही है रेज? कैसी दिख रही है आपको? पैरेलल, राइट? तो रेज जो है वो पैरेलल है, बट इट इज नॉट पैरेक्सियल। या फिर एक काम करता है, पैरेक्सियल लेके चलते हैं, ठीक है? पैरेक्सियल का केस लेते हैं। अब यहां पर देखो, ये जो केस है, रेज आर पैरेलल, रेज आर पैरेलल, पर किसके साथ पैरेलल है? एक दूसरे से पैरेलल है। रेज आर नॉट पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ध्यान रखना है। Rays are not parallel with the principal axis. Rays are parallel, but किसके साथ पैरेलल है? एक दूसरे से पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं rays are parallel with each other. But not parallel to the principal axis. And rays are paraxial. कैसी है? Rays are paraxial. बोलो। अब इस कंडीशन में रेज ऑफ पैरेक्सियल, इसका मतलब क्या हुआ? अगर रेज पैरेक्सियल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो थीटा बनेगा, क्या वो थीटा स्मॉल बन रहा होगा? यस और नो? Yes. इस कंडीशन में जहां पर रेज मीट करती है, जहां पर रेज मीट करती है, which is perpendicular to the principal axis, which is perpendicular to the principal axis, it is called focal plane. क्या कहते हैं उसको? focal plane. तो देखिए यहां पर ये रे निकलेगी, यहां से कुछ ऐसे इस पॉइंट पे टकराएगी, ये रे रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से, then these rays like this. तो ये तीनों रेज जो है वो एक पॉइंट पे मीट हो रही है, which is perpendicular to the principal axis, and इसे कहते हैं focal plane. इसे क्या कहेंगे? focal plane. बोलो, आई बात समझ में? समझ में आ रहा है सबको? तो हम इसे कहेंगे फोकल प्लेन क्या होता है? तो फोकल प्लेन इज अ प्लेन which passes through the, it passes through the focus, it passes through the focus and perpendicular to the, and perpendicular to the principal axis. बोलो, क्लियर है बेटा? It
it passes through the focus and perpendicular to the principal axis. Clear है यहाँ तक? This is your focal plane. This is your focal plane. ठीक है? अच्छा, अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो एंगल बनाया है, ठीक है, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, क्या एंगल ले लिया? अल्फा। सिमिलरली यहाँ पर जो एंगल बनाया है, जिस रे वो रिफ्लेक्ट होगी वो भी अल्फा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल रिमेन सेम। तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा। यस और नो? तो मान लो कि यहाँ पर हमें उस ऑब्जेक्ट की क्या मिलेगी? इमेज। भाई जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट जो दूर से आ रहा है तो उसकी इमेज हमें यहाँ मिलेगी। तो हम इसे क्या कहेंगे? हाइट ऑफ द इमेज। इसे हम क्या कहेंगे? हाइट ऑफ द इमेज। और ये जो दूरी है ये कितनी है? ये f है। ये कितनी है? f, राइट? तो अगर आप देखें ये एंगल अल्फा, ये कुछ ऐसा बन गया, देखो ये एंगल अल्फा बन गया, ये हाइट एंड दिस इज f। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? बताइए क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा इज इक्वल्स टू, tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? h बाय f लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस और नो? tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? क्या h बाय f लिख सकते हैं? यस और नो? Yes, sir. जब tan अल्फा हम लिख सकते हैं h बाय f, तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं that h is equals to f times of tan alpha? Yes or no? h equals to f times of tan alpha। और अगर हम आगे समझे इसे, तो जैसे आपसे कहा गया कि rays are paraxial, rays are paraxial, अगर rays paraxial है तो थीटा क्या होगा? स्मॉल होगा। तो यहाँ पर ये जो अल्फा है वो अल्फा में क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। So tan alpha is approximately alpha. Yes or no? Tan alpha is equals to क्या आ जाएगा? Approximately alpha. तो h is equals to f tan alpha को मैं क्या लिख सकता हूँ? h is approximately f times of alpha। बोलो क्लियर है? ये चीज समझ में आई आपको? h equals to क्या आ जाएगा बेटा? f times of alpha। h equals to क्या आ जाएगा? f times of alpha। बोलो क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? यस नो? Yes, sir. पक्का? ठीक। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को कि मान लीजिए कि डिस्टेंस पे एक स्टार है, वहां से एक रे आ रही है, मान लो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टार है, बहुत 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 बड़ा स्टार है और बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ से जब ये स्टार में से जब रेज आती है तो रेज तो क्या आएंगी? इनफाइनाइट रेज आ रही होगी, बट उसमें से मैंने एक रे यहाँ पर ली कुछ इस तरीके से, ठीक है? या एक रे यहाँ से ले, जहां से आपकी इच्छा है आप वहां से एक रे निकाल कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब आप यहाँ पर समझिए, मैंने ये वाली ले ली, ये ले ली और इस रे ने बनाया एंगल अल्फा। यहाँ पे हमने वो स्टार ले लिया, मानो कोई बहुत बड़ा स्टार है, ठीक? अब
आपसे पूछा जाए कि ये जो अल्फा है, ये अल्फा की वैल्यू है 1.5 डिग्री, कितनी है 1.5 डिग्री, तो डेफिनेटली ये 1.5 डिग्री को टकरा के रे बनाएगी, ऐसे जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, आपको दिखाई दे इसलिए, ठीक है, वरना इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा सा हो जाएगा, लेकिन आपको दिखाई दे इसलिए इसे मैं बड़ा बना रहा हूं। और मान लीजिए यहाँ पर कहीं मीट हो, तो यहाँ पर हमें उसकी क्या मिल रही होगी, इमेज मिल रही होगी, यस और नो। यहाँ पर क्या मिल रही होगी हमें, उसका डायमीटर मिल रहा होगा, या उसके हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज मिल रही होगी, यस और नो। और फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो भी मैं आपको शूट कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए बना रहा हूँ तो आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे, ठीक है। 1.5 डिग्री इतना बड़ा नहीं होता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर यहाँ पर रिप्रेजेंट करना जरूरी है बड़ा थोड़ा, ताकि आपको समझ में आए। ओके, नाउ अल्फा इज 1.5 डिग्री, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। यहाँ पर जो इमेज मिलेगी उसकी इमेज की हाइट क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना। तो आप क्या करेंगे, आपको जो पता है कि रे पैरेक्सियल है, क्यों पैरेक्सियल है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंगल कितना है, बहुत ही छोटा एंगल बना रहा है, ठीक। ये हाइट निकालनी है, तो हमारे पास सीधा सीधा सा फॉर्मूला है h इक्वल्स टू f अल्फा। क्या फॉर्मूला है, h इक्वल्स टू f अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं दैट हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू f टाइम्स ऑफ अल्फा, तो f की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, f की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, अल्फा कितना है 1.5, तो 1.5 into पाई बाय 180, क्या लिख सकते हैं पाई बाय 180, तो कितना हो जाएगा 15 into पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा 12, तो पाई बाय 12 सेंटीमीटर ये हाइट आ गई। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, भाई हाँ ना कुछ तो बोल दिया करो। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्या मेरी आवाज आप सभी को प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हमने हाइट ऑफ द इमेज फाइंड की व्हिच इज पाई बाय 12 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मिरर्स फॉर्मूला। जो भी आपने उसका फॉर्मूला स्टडी किया है, बट उसका डेरिवेशन आपने स्टडी नहीं किया है अभी तक, तो आज हम उसका डेरिवेशन समझेंगे, मिरर फॉर्मूला व्हिच इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स आल्सो। तो यहाँ पे है सर वॉइस Mirrors- डिस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, क्या सर क्या वॉइस कह रहे हो काव्या? डिस्ट्रक्शन, आवाज सही से नहीं आ रही सर, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, ओके नेटवर्क तो सही चल रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है। चलिए अभी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? काव्या नहीं पहले जैसे ही है। अभी भी पहले जैसे ही आ रही है? हाँ सर, आप धीरे धीरे बोलना तो फिर सही से सुनाई देगा। ठीक है चलो धीरे धीरे बोलो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू मिरर्स फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर हमने एक मिरर कंसीडर किया है,
दिस इज कॉनकेव मिरर। नाउ यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब आपको यहां पर ये चीजें पता है कि पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। सेंटर से पोल की जो दूरी है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ एफ से। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब यहां पर हम ये मान रहे हैं कि जो रेज है, द रेज आर पैरेक्सियल। रेज कैसी है बेटा? पैरेक्सियल। तो ये पैरेक्सियल रेज है। अब आप समझिए एक चीज बेटा, रे जो है वो टकरा के यहां जाएगी। रे जो है वो यहां से निकलेगी और यहां पे जाएगी, यहां पे भी जा सकती है और यहां पर भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन मैं रे को थोड़ा सा ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिससे कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए और थीटा क्लियर हो कि थीटा बड़ा, मतलब थीटा जो है वो स्मॉल ही है, लेकिन यहाँ पे दिखेगा आपको थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, क्लियर है? इसलिए मैं रे को थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा। देखिए यहां से रे निकली, यहां पे गई, कुछ इस तरीके से। और अगर आपको एंगल निकालना है तो आप सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, तो ये एंगल बना थीटा। ये एंगल क्या बन गया? थीटा। और वहां से रे टकरा के, कहां से पास होगी? तो मान लो ये यहां से पास हो रही कहीं से। इसको मैं नाम दे देता हूं आई, जहां पर हमें हमारी इमेज मिलेगी। ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। ओके, सो ऑब्जेक्ट से रे निकली, यहां पर जाके टकराई। ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूं एम। क्या नाम दे दिया मैंने? एम। ठीक है, और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं नीचे तो ये हो जाएगा एन। ये क्या हो जाएगा? एन। ठीक, अब आप एक चीज समझिए यहां पर बेटा कि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अगर मैंने ये एंगल अल्फा ले लिया, ये एंगल बीटा ले लिया और ये एंगल गामा, ये आपका 90 बन रहा है। ठीक, क्लियर है यहां तक? तो यहां पर आप एक चीज देखिए, पहले यहां तक पिक्चर क्लियर है सभी को? पहले ये बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक पिक्चर क्लियर है? यस पोल Yes, से sir. इमेज की दूरी भी है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी भी आ रहा है, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी u है, और इस तरीके से हमने पैरेक्सियल रे कंसीडर किया है। रेज ऑफ पैरेक्सियल, दैट्स व्हाई एंगल इज आल्सो स्मॉल। तो ये सारे एंगल छोटे बनेंगे, राइट? क्लियर है बेटा? ठीक, अब एक चीज समझिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं चाहूं तो ये जो रे यहाँ पर टकराई है एम पर जाकर, इस रे को आप चाहे तो क्या यहाँ पर भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एम लेता तो क्या ये यहाँ पर आता? इसका मतलब एन यहाँ पर बनता। अगर एन यहाँ बनता तो क्या ये एन भी नेग्लिजिबल हो जाता? क्या ये एन भी नेग्लिजिबल हो जाता? तो सिमिलरली हम वही करेंगे यहाँ पर।
ये जो एनपी है, इस एनपी को हम लिख सकते हैं एनपी इज नेग्लिजिबल NP is negligible, and as we know that यहां पर जो NP लिया है, ये NP नेग्लिजिबल है। क्यों नेग्लिजिबल है? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो रे है वो यहां पर भी जा सकती है, यहां पर भी जा सकती है, तो यहां पर एंड पॉइंट होता तो ये रे यहां की और फिर ये डिस्टेंस जो बहुत छोटा होगा। दूसरी चीज, यहां पर हमको पता है कि रेज आर पैरेक्सियल। रेज कैसी है? पैरेक्सियल। इफ रेज आर पैरेक्सियल, तो हमें भी पता है कि थीटा इज स्मॉल। रेज आर पैरेक्सियल, so we can say theta is small. थीटा इज स्मॉल। अगर ये थीटा छोटा है तो क्या अल्फा बीटा गामा भी छोटा होना चाहिए? सो अल्फा बीटा गामा आर आल्सो स्मॉल। अगर ये थीटा छोटा है बिकॉज रेज आर पैरेक्सियल, सो थीटा इज स्मॉल, और थीटा अगर स्मॉल है तो क्या अल्फा बीटा गामा भी स्मॉल होना चाहिए? तो अब हम यहां पर देखें तो यहां पर आप देख सकते हो कि ओ एम सी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ एम सी। अब इस ट्रायंगल में अगर हम एक्सटीरियर थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है, इफ वी अप्लाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? बीटा। सो अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? बीटा लिख सकते हैं, राइट। दूसरी चीज, अगर हम दूसरा ट्रायंगल देखें सी एम आई, दूसरा ट्रायंगल क्या है? सी एम आई। तो ट्रायंगल CMI, again apply exterior angle theorem. So beta plus theta equals to gamma. क्या बीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू गामा होगा? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करें यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप देख सकते हो कि थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होगा। सॉरी, थीटा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा होगा, और यहां पर थीटा इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा होगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं अल्फा प्लस गामा, इस अल्फा को यहां ले जाएंगे, बीटा को यहां ले जाएंगे, सो अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 बीटा। क्या हम ये लिख सकते हैं? यस और नो? Yes, sir. जब मैंने लिखा अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 बीटा, तो क्या यहां पर
हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस tan गामा equals to 2 times of tan theta. Can we write like this also? Yes or no? क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस tan गामा equals to 2 times of tan theta. अब यहाँ पर आप देखिए अगर ये अल्फा है और अगर आप ये एंगल देखिए O M ओके तो आप देखो ट्रायंगल O M N ये अगर ट्रायंगल आप देखेंगे देखिए यहां से ये ट्रायंगल जो बन रहा है अब आप देखिए तो हमने एनपी को जब नेगलेक्ट किया है हमने एनपी को नेगलेक्ट किया है तो अगर मैं इस पोल से डिस्टेंस को मेजर करूं तो क्या पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना आएगा पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना आएगा u लेकिन उससे पहले अगर मैं tan अल्फा लिखूं तो क्या लिख सकता हूं mn by no लिख सकता हूं tan अल्फा क्या लिख सकता हूं mn by no यस और नो ये लिख सकते हैं कि नहीं Yes, sir. by on plus mn by on plus tan गामा तो गामा ये रहा तो mn by ni mn by ni equals to tan बीटा तो बीटा ये रहा mn by cn यहां तक समझ में आया mn by cn क्लियर है यहां तक ठीक अब देखो हमने पहले लिखा था बेटा देखो O से लेकर N तक का डिस्टेंस O से लेकर N तक का डिस्टेंस अब ये जो NP है ये तो नेग्लिजिबल है अगर मान लो मैं क्या होता तो हमारा N यहाँ था मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये N है वो पोल से बहुत नजदीक है तो हम पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उससे हम u ले सकते हैं तो यहाँ पर जो ON है उस ON की जगह पर मैं क्या ले सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली हमारी वैल्यू u के इक्विवेलेंट हो जाएगी सो mn बाय देखो ये mn कैंसिल आउट सो 1 बाय O से लेकर n तक का जो डिस्टेंस है वो हम u ले सकते हैं प्लस 1 by ni n कहां है ये रहा i कहां है ये रहा अगर ये n p के पास में होता तो क्या ये p से i तक का डिस्टेंस भी है तो हम लिख सकते हैं 1 upon b equals to 2 by cn तो 2 by cn c से n तक का डिस्टेंस देखो ये रहा c और ये रहा n अगर ये n पोल के पास होता तो C से P तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होता R तो 1 upon U plus 1 upon V equals to 2 by R 1 upon U plus 1 upon V equals to 2 upon R समझ में आ रहा है क्लियरली दिखाई दे रहा है सभी को सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या हाँ सर अब ठीक है देखिए 1 upon u plus 1 upon v equals to 2 by r अब हम जानते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है r by 2 इसका मतलब 2 by r क्या हो जाएगा 1 by f तो 2 by r की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 by f तो ये जो फॉर्मूला बना 1 upon u plus 1 upon v equals to 1 by f ये जो फॉर्मूला है दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला ये कौन सा फॉर्मूला बन गया मिरर फॉर्मूला बोलो क्लियर है यहां तक Yes, sir.
यस। यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए कितना टाइम बचा है हमारे पास में। तो 3-5 तो हो गई है। कितना टाइम बचा है हमारे पास में अभी? हाँ 3 बजे शुरू होता है ना, 3-5 हो गई है। 3-5 हो गई है। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? तो आज का यहीं पे ओवर करेंगे, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कोई डाउट है आज के लेक्चर में? किसी को कोई डाउट है क्या?